अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, आयरन मेटाबॉलिज्म, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय मैक्रोफेजेस एंड एनीमिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एज वी ऑल नो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में इसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है और रेटिक्यूलोसाइट तक जो है वो हीमोग्लोबिन बनता रहता है। और उसके बाद जब रेटिकुलोसाइट बोन मैरो से ब्लड कैपिलरी में एंटर हो जाता है, उसके बाद भी उसकी माइन्यूट क्वांटिटी हीमोग्लोबिन की बनती रहती है जब तक कि मेच्योर एरिथ्रोसाइट ना बन जाए। और हीमोग्लोबिन जो होता है 34% प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। अब हम देख लेते हैं स्टेप्स को जो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, यानी इसके अंदर आयरन होता है और दो चीज़ों से बनता है, हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन तो प्रोटीन पार्ट होता है लेकिन हीम जो होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो हीम कैसे बनेगा पहले इसको देखेंगे कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल सक्सिनाइल को ए के और 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के। ग्लाइसिन हमें पता है अमाइनो एसिड है और सक्सिनाइल को ए हमने ग्रेप साइकिल में भी पढ़ा होगा। तो इस तरह जब 2 सक्सिनाइल को ए और 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो हमारे पास पायरोल रिंग बनेगी एक, ठीक है। इसी तरह जब 4 इस तरह की पायरोल रिंग्स आपस में मिलेंगी तो हमारे पास एक प्रोटोपोरफायरिन 9 रिंग बन जाएगी। अब उस प्रोटोपोरफायरिन 9 रिंग के साथ जब आयरन आके मिल जाएगा तो उसको हम कहेंगे हीम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके बेसिक स्टेप्स हैं। अब हीम बन गया, अब इसके साथ जब पॉलीपेप्टाइड चेन यानी ग्लोबुलिन चेन या फिर जो प्रोटीन पार्ट जब ऐड होगा तो हमारे पास ये बन जाएगी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की पूरी चेन बन जाएगी अल्फा और बीटा। तब 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स मिलेंगी तो हमारे पास हीमोग्लोबिन बनेगा और ये उसकी ए टाइप होगी। यानी हमारे पास हीमोग्लोबिन की और भी टाइप्स होती है, लेकिन जब 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स आपस में मिलेंगी तो हमारे पास हीमोग्लोबिन ए बनेगा, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि 2 सक्सिनाइल को ए के मॉलिक्यूल्स जब 2 ग्लाइसिन के साथ मिलेंगे तो पायरोल रिंग बनेगी और जब 4 पायरोल रिंग्स आपस में मिलेंगी तो प्रोटोपोरफायरिन 9 बनेगा। जब ये आयरन के साथ मिलेगा तो हमारे पास हीम बन जाएगा। हीम जब पॉलीपेप्टाइड चेन इसके साथ बनेगी तो हमारे पास हीमोग्लोबिन चेन बन जाएगी और जब 2 अल्फा की चेन्स और 2 बीटा की चेन्स मिलेंगी तो हीमोग्लोबिन बन जाएगा और ये हीमोग्लोबिन ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ए जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं और ये 96% प्रेजेंट होता है लोगों में। हीमोग्लोबिन A2 होता है जिसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 डेल्टा चेन्स होती हैं, ये 2% लोगों में प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन F जिसमें 2 अल्फा और 2 गैमा चेन्स होती हैं और जो कि 1% लोगों में प्रेजेंट होता है। और ये तीनों नॉर्मल टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमें एक डिसऑर्डर मिलता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक्चुअली एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि पास होता है फ्रॉम फैमिलीज, यानी इनहेरिटेड होता है, विरासत में पास होता है, जिसमें बॉडी क्या करती है अब नॉर्मल या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट बनाती है हीमोग्लोबिन की। और हमें पता है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसकी वजह से आरबीसीज जो है ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और ये अगर डिसऑर्डर ये वाला थैलेसीमिया हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज जो होंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जिसकी वजह से पर्सन को एनीमिया हो जाएगा उसको, यानी उसके अंदर ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। और इसका कॉज क्या हो सकता है, जैसे कि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन से बना होता है। तो अगर कोई भी ऐसा 2 प्रोटीन से बना होता है हीमोग्लोबिन, एक अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन और एक बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन, अगर इन दोनों प्रोटीन्स को बनाने वाले जीन्स में डिफेक्ट हो जाएगा और तो उस वजह से जो है हमारे पास थैलेसीमिया हो जाएगा। जैसे कि इसकी फर्दर टाइप्स है अल्फा थैलेसीमिया। तो इसमें जो हमारे पास अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो मिस होगा या फिर उसमें डिफेक्ट होगा उसके जीन में। और अगर बीटा थैलेसीमिया में ऐसा होगा कि बीटा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है या तो उसको बनाने वाला जीन मिस होगा या फिर उसमें डिफेक्ट होगा, कोई चेंज आ जाएगा उसमें। ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो अब हम देखेंगे कि वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के किस पार्ट के साथ बाइंड करती है। तो उसमें ये हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ बाइंड करती है। और जब लंग्स में होंगे तब ये जब लंग्स में होगी तो वहाँ पे ये हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर देगा और जब उसने टिश्यूज़ के पास जाना है तो वहाँ जाके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और वो ऑक्सीजन जो है फिर उस टिश्यू को मिल जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। तो इस तरह ये ट्रांसपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन जो है आयरन के साथ जो है करेगी बाइंड। अब ये हमारे पास एक चेन दिखाई गई है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, इस तरह 4 चेन्स होंगी। तो इस तरह हर चेन में एक आयरन एटम होता है।
तो हर आयरन एटम के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। तो इस तरह हमारे पास 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। तो इसी तरह हमारे पास 4 आयरन एटम्स होंगे तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है बाइंड करेंगे। और अगर एटम्स के लिहाज से देखें तो 8 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। अब हमारे पास है आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन मेटाबॉलिज्म में हमारे पास पहले टोटल बॉडी आयरन कितना होता है 4 to 5 ग्राम, जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन में 65% प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन में 4% प्रेजेंट होता है, लीवर में 30% जो स्टोर फॉर्म में होता है, और ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है उसके साथ बाउंड हुआ होता है प्लाज्मा में, तो वो 0.1% होता है। और वेरियस आयरन कंपाउंड्स में आयरन की जो परसेंटेज होगी वो 1% होगा। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। जब हम डाइट लेंगे आयरन वाली तो उसमें से जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड पहुंचेगा तो वहाँ से जब आयरन एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो हमारे पास एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं एपोट्रांसफेरिन प्रोटीन। जब उसके साथ मिल जाएगा फॉरेन आयरन तो उसको तब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे ट्रांसफेरिन। यानी जब एपोट्रांसफेरिन मिल जाएगा आयरन के साथ तो बन जाएगा ट्रांसफेरिन। अब ये ट्रांसफेरिन जो है प्लाज्मा में मूव कर सकता है। अब ट्रांसफेरिन जो है वो इसमें जो है आयरन जो है लूजली बाउंड हुआ होता है और वो इजीली जो है टिश्यूज़ को अवेलेबल हो जाता है। तो ये इसका ट्रांसपोर्ट है जिसमें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जब डाइट हम लेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आयरन एब्जॉर्ब होगा, एपोट्रांसफेरिन के साथ मिलकर बना लेगा ट्रांसफेरिन और प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट करेगा। अब टिश्यूज़ के पास जो है जब जाएगा ये मतलब इजीली यहाँ से ट्रांसफेरिन में से आयरन रिमूव हो सकता है, इजीली ये लूज़ हो सकता है, तो फिर जब टिश्यूज़ को जाके ये वहाँ जाके सप्लाई कर देगा आयरन। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। तो सेल के साइटोप्लाज्म में जो आयरन जो है वो एपोफेरिटिन के साथ मिलेगी, जिस तरह वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एपोट्रांसफेरिन के साथ मिल रही है, यहाँ पे हमारे पास आयरन एपोफेरिटिन प्रोटीन के साथ मिलेगी और बन जाएगी फेरिटिन। तो फेरिटिन जो है स्टोरेज फॉर्म है आयरन की जो कि लीवर सेल्स में स्टोर होगा, और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसके अलावा अगर हमारे पास एक्सेस आयरन अभी भी आयरन अवेलेबल है, यानी हमने स्टोर भी काफ़ी जितनी स्टोरेज होती है, जैसे 30% स्टोर होता है ना, अगर 30% हमने स्टोर कर लिया और अभी स्टिल आयरन अवेलेबल है तो फिर वो हीमोसिड्रिन की में स्टोर होगा। और हीमोसिड्रिन क्या है, एक इनसॉल्युबल क्रिस्टल है, ठीक है। तो हमारे पास आयरन जो है स्टोरेज फॉर्म में अगर देखें तो सेल के साइटोप्लाज्म में आयरन एपोफेरिटिन प्रोटीन के साथ मिलेगा और बना लेगा फेरिटिन, जो कि स्टोरेज फॉर्म है जो कि लीवर में स्टोर हुई होती है। और अगर अभी भी आयरन अवेलेबल होगा तो फिर उसके बाद जो आयरन स्टोर होगा वो हीमोसिड्रिन में होगा जो कि इनसॉल्युबल क्रिस्टल है। अब हम डेली लॉस ऑफ आयरन देख लेते हैं। तो 0.6 mg आयरन जो एक्सक्रीट होता है फीसिस में ईच डे। और इन केस ऑफ फीमेल हमारे पास एडिशनल लॉस होगा ड्यूरिंग जब हमारे पास मेंस्ट्रुअल ब्लड रिमूव होगा बॉडी से, तो उसमें हमारे पास 1.3 mg पर डे जो है लॉस होगा आयरन का। नेक्स्ट हमारे पास लाइफ स्पैन है आरबीसीज का। आरबीसीज जब हमें पता है बोन मैरो से सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं तो 120 डेज तक जो है बॉडी में रहते हैं, इसलिए इसका लाइफ स्पैन है। अब ना इनमें न्यूक्लियस होता है इनके सेल्स में, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें अंदर साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं, यानी इसके साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स पड़े होते हैं जो कि ग्लूकोज बना रहे होते हैं और एटीपी बना रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज के अंदर, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स, उनका क्या फंक्शन होता है। तो आरबीसीज के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लूकोज और एटीपी बना लेते हैं। इन एंजाइम्स का और क्या फंक्शन होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन की प्लायबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। ये जो आयरन के अंदर मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है उसको फेरिक फॉर्म में रखते हैं रादर देन इन फेरस फॉर्म। उसके अलावा यानी Fe+2 फॉर्म में रखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं और मेम्ब्रेन मेंटेन करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है आरबीसीज का जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो वीक होने लग जाता है, यानी वो अपने कम एक्टिव होता है। और उसके बाद जो है आरबीसीज जो है उनका ग्रेवयार्ड जो है वो फिर स्प्लीन है, यानी जब सेल जो ये मेम्ब्रेन होती है आरबीसीज की वो फ्रेगाइल हो जाए, तो जब आरबीसीज उसके बाद पास होते हैं टाइट बेड्स में से, यानी जैसे स्प्लीन के टाइट बेड्स में से पास करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, वहाँ से उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और फिर जो है आरबीसीज का जो ग्रेवयार्ड है इस तरह स्प्लीन है। तो जिन लोगों में स्प्लीन रिमूव हो जाता है उनकी बॉडी में एबनॉर्मल जो है आरबीसीज की जो है वो अमाउंट बढ़ती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास जब डिस्ट्रक्शन होती है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो जब आरबीसीज बर्स्ट करते हैं यानी फटते हैं तो उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन वो रिलीज़ हो जाएगा, जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर होता है। तो जब आरबीसीज के सेल्स फटेंगे तो अंदर से क्या रिलीज़ होगा, हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन को कौन इनगल्फ कर लेगा, मैक्रोफेजेस, जो कि डिफेंसिव सिस्टम बॉडी का बनाते हैं।
अब जो मैक्रोफेजेस लीवर के अंदर पड़े होते हैं उनका हमने ख़ास नाम दे दिए जिनको कहते हैं कूफर सेल्स, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस होते हैं लीवर्स के। अब ये जो लीवर के वाले मैक्रोफेजेस हैं जिनको हम कूफर सेल्स कह रहे हैं, ये इनको इनगल्फ कर लेंगे और स्प्लीन के मैक्रोफेजेस इसको इनगल्फ कर लेंगे हीमोग्लोबिन को। अब इन्होंने हीमोग्लोबिन को इनगल्फ कर लिया तो अब उसकी तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। अब हीमोग्लोबिन को जब अगर तोड़ा जाएगा तो अंदर से क्या निकलेगा, आयरन निकलेगा। तो जब आयरन निकलेगा तो उसको वापस भेज देंगे ताकि बॉडी में वापस रीयूज़ कर लेंगे ताकि नए आरबीसीज बन सकें, ठीक है। और जो कि स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। लेकिन जो हीमोग्लोबिन के अंदर होती है पोर फायरिंग रिंग, तो वो जो उसका पोर्शन होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बिलीरुबिन में, जो कि रिमूव हो जाता है बॉडी से। तो ये देख लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि आरबीसी जब फटते हैं तो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन को इनगल्फ कर लेंगे मैक्रोफेजेस। कौन कौन से मैक्रोफेजेस, लीवर के मैक्रोफेजेस इसको कूफर सेल्स कहते हैं, और स्प्लीन के मैक्रोफेजेस। जब ये मैक्रोफेजेस इसको इनगल्फ करेंगे तो जब इसकी तोड़फोड़ का काम शुरू होगा तो अंदर आयरन रिमूव होगा। आयरन और पोर फायरिंग रिंग, आयरन जो है दोबारा यूज़ हो जाएगा न्यू आरबीसीज बनाने में, लेकिन जो है पोर फायरिंग रिंग वो कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन में बाय सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद बॉडी से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।